कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। राजवेंद्र ने चंदा की तरफ देखा। चंदा दर्द से तड़पते हुए बोली, मुझे ऊपर कीजिए राजा साहब, अब मैं खुद का भार और ज़्यादा नहीं संभाल सकती, मेरे पैर छूट रहे हैं। उसकी बात सुनकर राजवेंद्र ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोला, फिक्र मत करो चंदा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। ये बोलते हुए उसने तुरंत अपनी गन को वापस अपनी कमर में डाला और फिर जल्दी से चंदा को खींचने लगा। तन्वी और मीना दोनों चंदा और राजवेंद्र की तरफ देख रही थी। ममता जी तो मर चुकी थी, लेकिन मीना के चेहरे पर नफरत अभी भी साफ झलक रही थी। वो कुछ सोचते हुए आगे की तरफ आई और राजवेंद्र जैसे ही हल्का सा ऊपर की तरफ उठा और चंदा को खींचने लगा, उसने तुरंत राजवेंद्र की पीठ पर अपना हाथ रखा और उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त तन्वी ने उसे पीछे खींच लिया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। मीना सीधा जमीन पर जाकर गिरी। वो हैरानी से तन्वी की तरफ देख रही थी। तन्वी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो तो खुद राजवेंद्र और चंदा को बर्बाद करना चाहती थी। चंदा को मारकर वो राजवेंद्र को हासिल करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं कैसे उसने आखिरी वक्त पर मीना को पीछे खींच लिया। राजवेंद्र ने एक नज़र पलटकर उन दोनों की तरफ देखा। वहीं चंदा दर्द से एक बार फिर चिल्लाई, तो अब उसने तुरंत चंदा को ऊपर की तरफ खींचना शुरू किया। उन दोनों के बदन पसीने से भरे हुए थे। राजवेंद्र के हाथों की नसें ऊपर की तरफ उभरी हुई थी। अपना पूरा जोर लगाते हुए वो चंदा को ऊपर खींच रहा था और खींचते हुए उसके खुद के कपड़े नीचे ज़मीन पर रगड़ने की वजह से फट रहे थे। उसके हाथों पर बहुत ज़्यादा खरोंचें आ चुकी थी और चंदा की पूरी पीठ भी उस दीवार से रगड़ने की वजह से खरोंचों से भर गई थी। लेकिन फिलहाल चंदा का ऊपर आना ज़रूरी था। धीरे धीरे राजवेंद्र चंदा को ऊपर की तरफ खींचता रहा। चंदा दर्द से तड़प रही थी और फिर आखिरकार वो ऊपर आई और सीधा राजवेंद्र के सीने से लग गई। राजवेंद्र ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में समेट लिया और नीचे ज़मीन पर लेट गया। वो बुरी तरह से हाँफ रहा था और चंदा की सांसें भी जैसे रुकने की कगार पर आ गई थी। तन्वी और मीना चुपचाप उन दोनों की तरफ देखे जा रही थी और अब राजवेंद्र के गार्ड्स ऊपर की तरफ आए और उन लोगों ने तन्वी और मीना दोनों को बंदी बनाना शुरू कर दिया। उन दोनों के हाथों पैरों पर जंजीरें बांध दी गई थी। राजवेंद्र ने चंदा का चेहरा अपने हाथों में थामा और बोला, तुम ठीक तो हो ना? चंदा फीका सा मुस्कुराई और बोली, आपके होते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या? ये बोलते हुए उसने दर्द भरी एक आह भरी, क्योंकि राजवेंद्र का हाथ उसकी पीठ पर आ चुका था, जहां पर बहुत सारी खरोंचें थी। राजवेंद्र उसकी तरफ देखते हुए बोला, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, ये सारी तकलीफ़ें। उसकी बात पूरी होती उसके पहले ही चंदा ने उसके होठों पर अपनी उंगलियां रख दी और बोली, मुझे आपकी वजह से कभी कोई तकलीफ़ नहीं मिली राजा साहब, और कभी मिलेगी भी नहीं, क्योंकि बेइंतहा प्यार करते हैं आप मुझसे, और जो प्यार करते हैं वो कभी तकलीफ़ का कारण नहीं होते हैं। मैं तो खुश नसीब हूँ जो मुझे आपका प्यार मिला, और मैं अपने आने वाले हर जन्म में सिर्फ आपको ही अपना हमसफ़र चाहती हूँ, आपकी मोहब्बत चाहती हूँ, फिर बेशक से वो मोहब्बत बेदर्द ही क्यों ना हो, क्योंकि दर्द के बिना तो मोहब्बत भी नहीं। ये बोलकर उसने राजवेंद्र का माथा बड़े ही प्यार से चूम लिया था और उसकी आंखें अब बंद हो गई थी। राजवेंद्र का दिल धक सा रह गया। उसने तुरंत उसके गाल को थपथपाया और बोला, चंदा क्या हुआ तुम्हें? तुमने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली? अपनी आंखें खोलो चंदा। ये बोलते हुए उसकी धड़कनें भी जैसे रुकने लगी थी। तन्वी राजवेंद्र की तरफ देखते हुए बोली, चंदा को महल ले जाओ राजवेंद्र, और डॉक्टर को कॉल करो, शायद ममता जी ने उसके साथ जो कुछ किया उसके बाद वीकनेस की वजह से वो बेहोश हो गई है। राजवेंद्र ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर तुरंत चंदा को अपनी बाहों में उठा लिया। वो चंदा को वहां से लेकर निकल रहा था, लेकिन फिर अचानक ही रुका और अपने गार्ड्स की तरफ देखते हुए बोला, तन्वी को छोड़ दो। तन्वी ने हैरानी से राजवेंद्र की तरफ देखा। राजवेंद्र उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम मीना को खींचती नहीं तो शायद मैं और चंदा दोनों ही अब तक इस दुनिया से जा चुके होते। तुम्हारा शुक्रिया।
ये बोलकर वो आगे की तरफ बढ़ गया और तन्वी के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए। वो अभी भी नहीं जानती थी कि अचानक से उसने मीना को पीछे क्यों खींचा। शायद उसका दिल बदल गया था या वक्त रहते उसने खुद को सुधार लिया था। पर कारण जो कोई भी हो, अब राजवेंद्र के गार्ड्स ने उसे आज़ाद कर दिया था और मीना को वहां से ले गए थे। राजवेंद्र भी चंदा को लेकर अपनी गाड़ी में बैठा और फिर उनकी गाड़ी तुरंत महल के लिए निकल गई। महल में आकर राजवेंद्र ने चंदा को बिस्तर पर लिटाया। उसने डॉक्टर को पहले ही कॉल कर दिया था और डॉक्टर ने आने के बाद चंदा का चेकअप किया। डॉक्टर ने उसका चेकअप करने के बाद मनोहर जी और राजवेंद्र की तरफ देखा और फिर हल्का सा मुस्कुराकर बोले, बधाई हो आपको बड़े हुकुम और छोटे हुकुम, महल में किलकारियाँ गूंजने वाली है। डॉक्टर की बात सुनकर राजवेंद्र और मनोहर जी दोनों की आंखें बड़ी हो गई थी। अब राजवेंद्र हल्की गहरी सांस लेते हुए चंदा की तरफ देख रहा था जो अभी तक बेहोश थी। मनोहर जी मुस्कुराते हुए बोले, सहज आप सच कह रहे हैं डॉक्टर। डॉक्टर ने अपना चेहरा हामी हिलाया और बोले, जी हाँ रानी साहिबा गर्भवती हैं, आपको बहुत बहुत बधाई हो। महल में नन्हा मेहमान आने वाला है। मैंने चेकअप तो कर लिया है लेकिन एक बार फिर अच्छे से सारे चेकअप करवाना चाहते हैं तो हॉस्पिटल आ सकते हैं। राजवेंद्र तुरंत बोला, हाँ आप अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिएगा, मैं चंदा को लेकर हॉस्पिटल जल्दी आऊँगा, मुझे सारे टेस्ट अच्छे से चाहिए। डॉक्टर मुस्कुराकर बोले, ठीक है अब मैं चलता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगे। मनोहर जी ने तुरंत अपनी जेब में से नोटों का एक बंडल निकाला और डॉक्टर की तरफ बढ़ाते हुए बोले, ये हमारी तरफ से आपके लिए। डॉक्टर ने वो पैसे लिए और मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। मनोहर जी राजवेंद्र की तरफ देखते हुए बोले, आखिरकार महल की खुशियाँ वापस लौट ही आईं। अब इस महल से मनहूसियत हमेशा के लिए जा चुकी है। अब से हमें चंदा का और भी ज़्यादा ख्याल रखना होगा। पहले ही बहुत परेशान रह चुकी है वो, अब हमें उसे खुश रखना होगा। उनकी बात पर राजवेंद्र ने अपना चेहरा हमें हिलाया और फिर एकदम से वो दोनों शांत हो गए। राजवेंद्र मनोहर जी की तरफ देखते हुए बोला, मैं चाहता हूँ कि उनका क्रियाकर्म इस महल में ही हो। बेशक से उनके कर्म ऐसे नहीं थे कि उन्हें अब इस महल में जगह मिले, लेकिन वो जैसी भी थी आपकी अर्धांगिनी थी। बाबा तो उनके आखिरी रिचुअल्स आप ही करेंगे। मनोहर जी ने अपना चेहरा हमें हिला दिया और अब कुछ वक्त बाद राजवेंद्र ममता जी की तरफ देख रहा था और चंदा उसके पीछे आकर खड़ी हो गई थी। चंदा को देखते हुए राजवेंद्र बोल रहा था कि वो यहाँ क्यों आई, हालांकि अभी चंदा को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं पता था। राजवेंद्र चाहता था कि वो चंदा को आराम से ये बात बताए, अभी फ़िलहाल वक्त सही नहीं था। चंदा ने सामने ममता जी की डेड बॉडी की तरफ देखते हुए बोली, कोई बात नहीं राजा साहब, मैं यहाँ भी ठीक हूँ। अपनी आंखों से बुराई का अंत होते हुए देख रही हूँ और समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्यों लोग गलत रास्ते पर चलते हैं, ये जानते हुए भी कि गलत रास्ता मंजिल तक नहीं लेकर जाता बल्कि इस दुनिया से ही विदा करवा देता है। अगर वो ऐसा कुछ नहीं करती और माफ़ी मांग लेती तो शायद आप और बाबा उन्हें माफ़ कर देते, लेकिन उन्होंने गलतियों पर गलतियां की। एक गलती की माफ़ी मांगने के बजाय दूसरी बार गलती नहीं गुनाह किया। ऐसे में इन्हें सज़ा तो मिलनी ही थी, लेकिन आपने ये अच्छा किया कि इन्हें वापस इस महल में लेकर आए। बेशक से इनके गुनाह कितने भी क्यों ना हो, लेकिन इनका इस महल से रिश्ता है तो इन्हें आखिरी विदाई इस महल से ही मिलना चाहिए। राजवेंद्र ने अपना चेहरा हमें हिलाया और धानी की तरफ देखते हुए बोला, तुम चंदा को उसके कमरे में लेकर जाओ और ध्यान रहे कि जब तक ये सब कुछ खत्म नहीं हो जाता तब तक चंदा अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। चंदा हैरानी से राजवेंद्र की तरफ देख रही थी। राजवेंद्र एक बार फिर से बोला, अभी फ़िलहाल मैं तुम्हारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकता। एक बार मैं यहाँ से फुर्सत हो जाऊँ उसके बाद तुमसे बात करता हूँ। चंदा अपना सर हमें हिलाते हुए वहाँ से धानी के साथ अपने रूम की तरफ चली गई और उसके बाद ममता जी की आखिरी विदाई की रस्में होने लगी। चंदा प्रेग्नेंट थी तो राजवेंद्र नहीं चाहता था कि उसके बच्चे पर ममता जी का कोई भी मनहूस साया पड़े, इसलिए वो चंदा को इन सब चीज़ों से दूर ही रखना चाहता था। तकरीबन 3 घंटे बाद ममता जी का दाह संस्कार हो चुका था और उसके बाद महल में एक अजीब सी शांति थी। सभी दास दासियां अपने कमरे में थे जहां पर वो सब एक साथ ही रहते थे और मनोहर जी अपने कमरे में थे।
राजवेंद्र ने हल्का सा दरवाज़ा नॉक किया और बोला, मैं आ जाऊं बाबा। मनोहर जी सामने चेयर पर बैठे थे। जैसे ही उन्होंने राजवेंद्र को देखा वो अपनी चेयर से उठते हुए बोले, तुम पूछ क्यों रहे हो? राजवेंद्र अब अंदर की तरफ आया और उनके उठने से पहले ही वो उनके पैरों के पास बैठा और उसने मनोहर जी का हाथ पकड़ लिया। मनोहर जी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। राजवेंद्र उनकी तरफ देखते हुए बोला, मैं जानता हूँ बाबा, आपको कहीं ना कहीं तकलीफ भी हो रही होगी। आपने ममता माँ से बहुत उम्मीदें रखी थी, लेकिन उन्होंने कभी वो उम्मीदें पूरी नहीं की। मनोहर जी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, अपनी अर्धांगिनी से उम्मीदें कौन सा पति नहीं रखता है। मेरी भी बहुत सी उम्मीदें थी उनसे। उम्मीदों से बात कर ही तो उन्हें इस महल में लाया था। तुम्हारे लिए एक माँ की ज़रूरत थी और मैंने शादी से पहले ही उनसे पूछा था कि क्या वो तुम्हारी माँ बन पाएंगी, तो उन्होंने हाँ कहा था। शादी से पहले उन्होंने तुम्हें गोद में लिया तो ऐसा लगा जैसे सच में तुम्हें माँ मिल गई। बहुत खुश थे तुम उनकी गोद में। लेकिन फिर शादी के बाद जैसे सब कुछ बदल गया। वो सारी उम्मीदें जो मैंने उनसे लगाई थी वो उसी दिन टूट गई जब तुम रात को बेहिसाब रो रहे थे और वो ये कहकर सो गई कि वो अपनी नींद खराब नहीं कर सकती। भला एक माँ ने भी कभी ऐसा कहा है कि वो अपने बच्चे के लिए अपनी नींद खराब नहीं कर सकती? एक माँ की ममता तो शुरू ही नींद के त्याग से होती है, जहाँ पूरी पूरी रात एक माँ अपने बच्चे का चेहरा देखते हुए ही बिता देती है। कुछ वक्त बीता और फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो गर्भवती हैं। सोचा उनका अपना बच्चा आएगा तो शायद उनके अंदर ममता के भाव आए, लेकिन राजवीर को भी वो ममता और स्नेह कहाँ मिली जो एक बच्चे को मिलनी चाहिए थी। अगर मिलती तो शायद वो कभी गलत रास्ते पर जाता ही नहीं। एक माँ अगर अपने बच्चों की सारी गलतियाँ अपने आंचल में छुपा लेती है तो वही माँ पूरी दुनिया से छुपा कर अपने बच्चे को डांटती भी है कि आगे से ऐसी गलती नहीं करनी। लेकिन ममता जी ने ये दोनों चीज़ें ही नहीं की। खैर अब वो ख़त्म हो गई हैं तो मुझे लगता है उनका किस्सा भी ख़त्म हो जाना चाहिए। इंसान का भाग्य उसके हाथ में होता है। उसे अपने जीवन में सबका प्रेम चाहिए या फिर सबकी नफ़रत, ये उसके कर्म ही तय करते हैं। और ममता जी ने जो रास्ता चुना, जो कर्म किए, उसके हिसाब से वो अब हम सबके दिलों से उतर चुकी हैं। तो आइंदा इस महल में कभी उनके बारे में कोई बात भी नहीं होगी। और रही बात चंदा की, तो एक वक्त था जब महल की शानो शौकत के सामने हमने उस बच्ची को कुछ भी नहीं समझा और आज ऐसा लगता है जैसे वो बच्ची इस महल में नहीं होगी तो इस महल की शान ही चली जाएगी। उसे कभी कोई तकलीफ मत देना। ये बोलते हुए उन्होंने वापस राजवेंद्र की तरफ देखा। राजवेंद्र चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। मनोहर जी मुस्कुराए और बोले, वैसे एक राजा चाहे तो कितनी भी शादियां कर सकता है। हमने भी 2 शादी की, हालांकि करना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। पर हम तुमसे कहते हैं राजवेंद्र, कभी भी दूसरी शादी मत करना। चंदा को अर्धांगिनी बनाया है तो जब तक तुम्हारे प्राण है तब तक उसे ही अपना सारा प्रेम देना। बड़ी चंचल सी है हमारी चंदा, उसे हमेशा यूं ही अपने आलिंगन में रखना, दुनिया की नज़रों से बचाए रखना। राजवेंद्र ने उनका हाथ और भी ज़्यादा कसकर थाम लिया और बोला, सिर्फ मुझे ही नहीं, आपको भी उसका ख्याल रखना है बाबा, क्योंकि बहुत जल्दी वो आपके पोते पोतियाँ देने वाली है। सोचा था सब कुछ ठीक होते ही चंदा के साथ कहीं बाहर घूमने जाऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं उसे कहीं नहीं ले जाऊंगा। एक बार वो आपकी गोद में छोटा सा राजकुमार या फिर राजकुमारी दे दे, उसके बाद आप उसे संभालिएगा और मैं अपनी चंदा को ले जाकर पूरी दुनिया दिखाऊंगा। उसकी बात पर मनोहर जी उसे तिरछी निगाहों से देखते हुए बोले, अपने बाबा से ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती क्या? राजवेंद्र हंसा और बोला, आपसे तो मैंने अपने दिल की हर बात की है बाबा, आपसे क्या ही शर्माना। खैर मैं आपके लिए रात का खाना भिजवाता हूँ। अभी वो बोल ही रहा था कि एक दासी ने आकर दरवाज़ा खटखटाया और बोली, रानी साहिबा ने आपको बाहर डाइनिंग टेबल पर बुलाया है, उन्होंने खाना लगवा दिया। मनोहर जी हंसे और बोले, तुम्हें क्या लगता है कि वो हमें यूं अकेले कमरे में खाना खाने देगी? बिल्कुल भी नहीं। राजवेंद्र मुस्कुराया और बोली, ऐसी ही तो है मेरी चंदा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बेइंतहा सुकून नजर आ रहा था। 2 मिनट बाद वो दोनों बाहर डाइनिंग टेबल की तरफ आए, जहाँ पर चंदा डाइनिंग टेबल के पास ही खड़ी थी और अपना पसीना साफ कर रही थी।
उसने ही आज का सारा खाना बनाया था और वो भी राजवेंद्र और मनोहर जी को बताए बिना। अगर उन दोनों को पता होता तो वो उसे किचन के अंदर भी नहीं जाने देते। और अब उसकी हालत देखकर उन दोनों के चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। प्रेगनेंसी की हालत में उसका इतना काम करना ठीक नहीं था। जैसे ही उसने मनोहर जी और राजवेंद्र को देखा, वो मुस्कुराने की पूरी कोशिश करते हुए बोली, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। आइए बाबा, मैंने आज आपके लिए आपकी पसंद का खाना बनाया है। राजवेंद्र उसके पास आया और बोला, तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी चंदा, तुम ये सब नहीं कर सकती हो। चंदा ने हैरानी से पूछा, क्यों राजा साहब, मैं खाना क्यों नहीं बना सकती। ये बोलते हुए उसने एक गहरी सांस ली। थकावट उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। राजवेंद्र उसकी तरफ देखते हुए बोला, देखो कितना थक गई हो तुम। अगर मुझे पता होता कि तुम किचन में खाना बना रही हो तो मैं तुम्हें कमरे से बाहर भी नहीं निकलने देता। तुम टहलने का बोलकर निकली थी और अब किचन में चली गई, पता ही नहीं चला। खबरदार, अगर आइंदा तुम किचन में भी गई तो। उसकी बात पर चंदा का चेहरा मायूस हो गया। मनोहर जी राजवेंद्र की तरफ देखते हुए बोले, उसे डांट रहे हो, लेकिन कम से कम उसे ये तो बताओ कि आखिर वो किचन में जा क्यों नहीं सकती। क्यों अब उसे ज़्यादा काम नहीं करना, और क्यों वो इतनी जल्दी थक गई है। उनकी बातों से अब चंदा के चेहरे पर और भी ज़्यादा सवालिया एक्सप्रेशन आ गए थे। उसकी नज़रें भी राजवेंद्र पर थी और अब राजवेंद्र ने एक गहरी सांस ली और बोला, कमरे में चलकर बताऊंगा कि अब तुम्हें कोई काम क्यों नहीं करना है। चंदा के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। मनोहर जी राजवेंद्र की बात पर हंसने लगे। वो जानते थे कि राजवेंद्र उनसे ही शर्मा रहा है। अब वो अपनी जगह से उठे और चंदा के पास आए। चंदा की आंखों में नमी थी। सिर्फ एक यही चीज़ थी जो उसे अच्छी नहीं लगती थी, राजवेंद्र का उसे डांटना। शायद उसे इस डांट की आदत ही नहीं थी। मनोहर जी ने उसके पास आकर अपनी जेब में हाथ डाला और नोटों का एक बंडल निकालकर चंदा के सिर पर से घुमाने लगे। चंदा अब और भी ज़्यादा चौंक गई। उसकी नज़रें राजवेंद्र पर थी और राजवेंद्र अब मुस्कुराने लगा था। उसका चेहरा एकदम लाल हो चुका था। मनोहर जी चंदा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोले, तुम माँ बनने वाली हो चंदा। बहुत जल्द ही तुम इस घर को इसका चिराग देने वाली हो। तुम इस महल की खुशियाँ वापस लाने वाली हो। तुम बहुत जल्द ही हमें दादा बनाने वाली हो चंदा बेटा। उनकी बातें सुनते हुए चंदा की आंखें बड़ी हो गई थी और अब वो हैरानी से राजवेंद्र की तरफ देख रही थी। राजवेंद्र ने तो उसे ये बात बताई ही नहीं और उसे खुद भी नहीं पता था कि ये सब कब हुआ। मतलब कब उसे डॉक्टर ने चेक किया और कब ये सब। इस वक्त उसकी धड़कन तेज हो चुकी थी। मनोहर जी ने अब वो नोटों का बंडल एक दासी को दिया और बोले, आपस में बांट लेना। चंदा अभी भी राजवेंद्र की तरफ देख रही थी। मनोहर जी ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बड़े ही प्यार से बोले, हमेशा खुश रहो, तुम्हें किसी की बुरी नज़र ना लगे। चंदा उन्हें हैरानी से देखते हुए बोली, क्या ये सच है बाबा, क्या मैं सच में गर्भवती। ये बोलते हुए उसने अपना एक हाथ अपने पेट पर रख दिया था। मनोहर जी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। अगले ही पर उनका आशीर्वाद लेने के लिए चंदा नीचे की तरफ झुकी। मनोहर जी ने तुरंत उसके कंधों पर अपना हाथ रखकर उसे रोका और बोले, नहीं नहीं बेटा, अब तुम्हें झुकना नहीं है। ज़रा ध्यान रखो अपना। अब से तुम कोई भी काम नहीं करोगी, सिर्फ आराम करोगी और अच्छा खाओगी पियोगी। जो मन आए वही खाना, लेकिन ध्यान से, वो चीज़ तुम्हारे लिए बेहतर होनी चाहिए। चंदा ने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। मनोहर जी ने अब अपने गले में पहनी हुई एक चैन निकाली और चंदा के गले में पहनाने लगे। चंदा हैरानी से उनकी तरफ देख रही थी। मनोहर जी मुस्कुराते हुए बोले, ये एक तरह से इस महल की धरोहर है चंदा। हमारी माँ ने राजवेंद्र की माँ को तब पहनाई थी जब राजवेंद्र हुआ था, लेकिन जब उनका देहांत हुआ तो इसे हमने अपने गले में पहन लिया और अब ये हम तुम्हें दे रहे हैं। इसे हमेशा संभाल कर रखना। चंदा की आंखों में आंसू आ गए थे। वो मुस्कुराते हुए बोली, शुक्रिया बाबा। मनोहर जी ने उसे आशीर्वाद दिया और वापस डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। चंदा ने अब एक बार फिर से राजवेंद्र की तरफ देखा, लेकिन राजवेंद्र अब अपनी प्लेट की तरफ देख रहा था और अब चंदा भी उसके पास आकर बैठी और चुपचाप अपना डिनर करने लगी। इस वक्त उसे अपने पेट में तितलियां उड़ती हुई महसूस हो रही थी। वो दोनों इस खुशी को एक दूसरे के साथ बांटना चाहते थे, लेकिन शर्मा शर्मी में वो दोनों फिलहाल चुप थे। मनोहर जी उन दोनों को देखकर हंस रहे थे।
तकरीबन 15 मिनट में सबका खाना खत्म हुआ और राजवेंद्र चंदा की तरफ देखते हुए बोला, ये सब दासियां समेट लेंगी, तुम कमरे में जाओ, जाकर आराम करो। चंदा ने अपना चेहरा हामी हिलाया और तुरंत अपने कमरे में चली गई। अब वहां आते ही उसे राजवेंद्र का इंतजार था। इधर उधर टहलते हुए वो आईने के सामने आकर खड़ी हुई। खुद को देखते हुए आज उसे अलग से ही एहसास हो रहे थे। उसने अपने पेट पर अपना हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोली, शुक्रिया राजा साहब, मुझे इतना प्यार देने के लिए कि मैं इस राजमहल के वंश की वेल को आगे बढ़ाऊंगी। मैं आपके नन्हे से रूप को इस दुनिया में लाऊंगी। मैं इस महल में आने वाली खुशियों का कारण बनूंगी। मैं हमारे बच्चे को जन्म दूंगी। ये बोलते हुए उसका चेहरा और भी ज़्यादा खिल गया, लेकिन आंखों में नमी आ गई थी। और तभी राजवेंद्र उसके पीछे आकर खड़ा हुआ और उसने चंदा के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए अपना चेहरा उसके कंधे पर रख दिया। चंदा ने सुकून की एक सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। राजवेंद्र उसके कान के पास फुसफुसाते हुए बोला, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए चंदा। तुम मुझे एक प्रेमी से एक पति और एक पति से अब एक बाप बनने का सुख दे रही हो। चंदा धीमी सी आवाज में बोली, हम दोनों का बच्चा इस दुनिया में आएगा राजा साहब, आप सोच नहीं सकते ये मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। छोटी सी थी मैं जब इस महल में आई, कभी सोचा नहीं था कि इस महल में दासी बनकर आई मैं आपकी चंदा, आपकी अर्धांगिनी बनूंगी और अब मैं आपके वंश को अपनी कोख में पालूंगी। ये वक्त मेरे लिए बहुत खास होगा और ये सब आपके प्यार से तो संभव हुआ। अगर आप मुझे इतना प्यार देते ही नहीं तो मैं एक दासी से रानी और इस महल के होने वाले राजकुमार की माँ कैसे बनती। ये बोलते हुए वो हंस रही थी और अब उसने अपनी आंखें खोल दी थी। उसकी बात सुनकर राजवेंद्र ने मुंह बनाया और बोला, तुम ये कैसे कह सकती हो कि हमारे आने वाला बच्चा लड़का मतलब राजकुमार होगा। हो सकता है ना हमारे पास एक नन्ही सी राजकुमारी आए जो बिल्कुल तुम्हारी तरह होगी। चंदा तुरंत बोली, नहीं, पहले राजकुमार होगा और फिर राजकुमारी। राजवेंद्र एक बार फिर से नाक सिकोड़कर बोला, मुझे नहीं चाहिए कोई राजकुमार। चंदा ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों राजा साहब, आपको राजकुमार क्यों नहीं चाहिए? ये तो हर एक राजा का ख्वाब होता है कि उसकी गोद में एक नन्हा राजकुमार आए जो बाद में आगे चलकर उसकी रियासत को संभाल लेगा। लेकिन आपको राजकुमार क्यों नहीं चाहिए? राजवेंद्र के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे, लेकिन वो चंदा से कुछ बोल नहीं रहा था। चंदा उसके बिना कुछ कहे ही उसे समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजवेंद्र को राजकुमार क्यों नहीं चाहिए। अब राजवेंद्र एक बार फिर से बेमन से ही बोला, बस मुझे नहीं पता मुझे राजकुमार क्यों नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तो एक राजकुमारी ही चाहिए और देखना बहुत जल्दी हमारी गोद में एक राजकुमारी खेलेगी। उसे मैं बिल्कुल परियों की तरह पालूंगा, उसके पैर भी नीचे ज़मीन पर नहीं लगने दूंगा। उसकी बात पर चंदा हंस रही थी। भला ऐसे भी होता है क्या कि एक इंसान के पैर धरती पर ही ना लगने दिए जाएं? पर अगर राजवेंद्र चाहे तो कुछ भी हो सकता है। वो चंदा के साथ भी तो कुछ ऐसा ही कर रहा है। उसकी इजाज़त के बिना कहाँ चंदा बिस्तर से नीचे पैर रख सकती है। और अब तो राजवेंद्र उसके साथ और भी ज़्यादा सख्ती बरतने वाला था। अपने आने वाले दिनों के बारे में सोचती हुई चंदा खुद में ही खोई हुई थी और फिर राजवेंद्र उसे अपनी गोद में उठाकर बिस्तर पर ले आया। उसने चंदा को बिस्तर पर लिटाया और फिर खुद हल्का सा उस पर झुका। वो दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे और यूं ही वक्त कब बीता पता ही नहीं चला। और आज तकरीबन 5 महीने बाद सुबह के लगभग 7 बजे चंदा राजवेंद्र की बगल में थी और अभी अभी उसकी आंखें खुली थी। चंदा अब पूरी 5 महीने प्रेग्नेंट थी। सुबह का निखार और प्रेगनेंसी का ग्लो उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। तभी उसे याद आया कि आज उसे राजवेंद्र के साथ हॉस्पिटल जाना है। वहाँ पर उसके चेकअप होंगे। डॉक्टर ने कहा था कि जैसे ही 5वां महीना पूरा हो उसे अपने अल्ट्रासाउंड करवा लेने हैं और इस अल्ट्रासाउंड में तो उन्हें अपनी बेबी भी दिखाई देने वाला था। उसकी हार्ट बीट भी अच्छे से सुनाई देने वाली थी। वो अपने बेबी को पूरी तरह से महसूस कर सकते थे। और ये सब सोचते हुए चंदा का चेहरा और भी ज़्यादा खिल गया। राजवेंद्र जो अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देख रहा था, वो हल्का सा मुस्कुराकर बोला, पहले मुझे लगता था कि अपनी चंदा को खुश सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, लेकिन अब लगता है कि हमारी राजकुमारी भी तुम्हें खुश कर सकती है। उसकी बात पर चंदा ने मुंह बनाया और बोली,
राजकुमारी नहीं राजकुमार, आज आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मेरा अल्ट्रासाउंड होगा और मैं पहली बार अपने राजकुमार को अपनी आंखों के सामने देखूंगी। राजवेंद्र बिस्तर पर उठकर बैठा और बोला, ख्वाब अच्छे देखती हो तुम चंदा, लेकिन इतने ख्वाब देखना भी अच्छी बात नहीं होती। उसकी बात पर चंदा तुरंत बोली, आप और आपकी ये जलन धरी की धरी रह जाएगी जब मैं आपकी गोद में एक नन्हा सा राजकुमार दूंगी। उसके मुंह से जलन शब्द सुनकर राजवेंद्र की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। चंदा हंसकर बोली, आपको क्या लगता है मैं आपको जानती नहीं? मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है आप क्यों नहीं चाहते हैं कि मैं एक राजकुमार को जन्म दूं। मैं आपको आपसे भी बेहतर जानती हूँ राजा साहब, लेकिन ये तो गलत बात है ना। आप अपनी जलन के चलते ऐसे मेरे होने वाले राजकुमार को इस दुनिया में आने से रोक नहीं सकते। वो तो आएगा और आकर मुझ पर अपना हक भी जताएगा। ये बोलकर वो बिस्तर से उठने लगी। इस वक्त उसके चेहरे पर बड़ी ही दिलकश मुस्कुराहट थी और राजवेंद्र ने अब तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली। चंदा की दो चूड़ियां तड़ाक की आवाज़ से टूटी और उसने पलटकर राजवेंद्र की तरफ देखा, जहां अब उसे वो जलन और भी ज़्यादा अच्छे से नजर आ रही थी। वो चंदा की तरफ देखते हुए बोला, तुम जानबूझकर मेरा दिल जलाती हो ना? चंदा हंसकर बोली, मैंने पहली बार देखा है कि कोई बाप अपने होने वाले बच्चे से जल रहा हो। अभी तो वो दुनिया में भी नहीं आया और आप अभी से इतना जलने लगे। कम से कम उसे दुनिया में तो आने दीजिए, फिर वो आपको अच्छे से बताएगा। सिर्फ आपका ही हक नहीं है मुझ पर, उसका भी पूरा हक है और वो अपना हक लेकर ही रहेगा। उसकी बात पर राजवेंद्र का मुंह और भी ज़्यादा बन गया था। वो अब अपनी जगह से उठा और चंदा से पहले वॉशरूम में चला गया। चंदा उसकी इस हरकत पर हंसने लगी। वैसे तो उसके और उसके राजा साहब के बच्चे होने को थे, लेकिन खुद उसके राजा साहब कभी कभी बच्चों की तरह बिहेव करते थे। वो भी बिस्तर से उठकर अब वॉशरूम की तरफ आई। वो चंदा और थी जो हद से ज़्यादा शर्माती थी। अब जो चंदा थी वो अपने राजा साहब को प्यार करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। शर्म का गहना थोड़ा साइड में रख कर वो भी झिझक अपने राजा साहब के पास वॉशरूम के अंदर ही आई थी और आकर उन्हें अपनी गहरी नज़रों से देखने लगी। राजवेंद्र जो सावर के नीचे खड़ा था, उसने एक नज़र भी चंदा पर नहीं डाली। हालांकि वो जानता था कि चंदा उसके सामने ही खड़ी है। चंदा अब और आगे की तरफ आई और उसके साथ ही सावर के नीचे खड़ी हो गई। राजवेंद्र ने अब एक नज़र उस पर डाली और बोला, क्या है? चंदा उसकी तरफ देखते हुए बोली, कितने बड़े जल कुकड़े हैं ना आप? राजवेंद्र उसे घूरती हुई नज़रों से देखकर बोला, अब मैंने तुमसे कुछ कहा क्या? चंदा हंसी और बोली, कुछ नहीं कह रहे हैं, इस बात पर तो यहाँ तक आना पड़ा मुझे। आप कुछ कह देते तो यहाँ थोड़ी ना आना पड़ता। ये बोलते हुए अब उसने अपनी बाहों का हार राजवेंद्र के गले में डाल दिया। राजवेंद्र उसकी तरफ देखते हुए शिकायती लहजे में बोला, अब तुम मेरे पास आकर ये प्यार क्या जता रही हो? जाओ जाकर अपने राजकुमार पर ही अपना सारा प्यार लुटाओ, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। चंदा बड़े ही प्यार से बोली, अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आपको आखिर प्रॉब्लम है क्या राजा साहब? ये तो है नहीं कि अगर राजकुमारी आएगी तो वो मुझे प्यार नहीं करेगी, वो मुझ पर हक नहीं जताएगी। मैं उसे भी सीने से लगाऊंगी, उसे भी झूले से झुलाऊंगी, उसे भी बहुत प्यार करूंगी। तो फिर राजकुमार और राजकुमारी में इतना फ़र्क क्यों? क्यों राजकुमार पर आपको प्रॉब्लम हो रही है और राजकुमारी के लिए तो ना जाने आप क्या क्या किए जा रहे हैं। कल ही देखा मैंने आपने कैसे राजकुमारी के कमरे में नए झूले लाकर रखे हैं। अभी तो वो इस दुनिया में आई भी नहीं है और अभी से आपने उसका पूरा कमरा सजवा दिया है। इस महल में जितने भी कमरे हैं, सबसे ज़्यादा खास कमरा आपने अपने राजकुमारी के लिए ही तैयार करवाया है। और राजकुमार, उसका तो आप नाम भी नहीं लेते। राजवेंद्र के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस थे। चंदा एक बार फिर से बोली, बताइए ना राजा साहब, राजकुमार से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? मतलब ऐसा भी क्या खास करेगा वो इस दुनिया में आकर जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है? एक बार मुझे भी बताइए तो सही, शायद मैं कोई सल्यूशन। राजवेंद्र ने अपना चेहरा थोड़ा मासूम सा बनाते हुए कहा, मुझे तुमको उसके साथ नहीं बांटना। आपको इस बात से प्रॉब्लम है? राजवेंद्र ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। चंदा ने अब अपना माथा पीट लिया। राजवेंद्र ने अब उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम पर सिर्फ मेरा हक है। मेरा मतलब है अगर राजकुमारी आएगी तो इट्स ओके, वो तो लड़की होगी ना, पर राजकुमार। चंदा ने उसके माथे पर अपनी दो उंगलियां रखकर उसका सिर पीछे की तरफ किया और बोली,
क्या राजा साहब, आप भी क्या क्या सोचते हैं? अगर वो हमारा बच्चा होगा तो मेरे पास ही रहेगा ना, मेरे सीने से ही लगेगा ना, कहीं और थोड़ी ना जाएगा। और राजकुमारी हो या फिर राजकुमार, क्या ही फर्क पड़ता है, वो तो सिर्फ बच्चा होगा ना। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मतलब इस बात पर आपको जलन कैसे ही हो सकती है? उसकी बात पर खुद राजवेंद्र भी हैरान था कि वो क्या क्या सोचे जा रहा है, लेकिन अब जो भी हो, उसे जलन हो रही थी तो हो रही थी। चंदा के लिए वो इनसिक्योर सा हो रहा था, तो इसमें उसकी क्या ही गलती थी। चंदा ने अब उसके सीने पर अपना हाथ रखा। चंदा को अब उस पर हंसी आ रही थी और उसे हंसते हुए देख राजवेंद्र अब उसे पीछे दीवार से लगाकर उसके ऊपर झुका। चंदा जल्दी से बोली, क्या कर रहे हैं आप? राजवेंद्र बड़ी ही सेडेक्टिव वॉइस में बोला, जब राजकुमार आएगा तब की तब देखेंगे, फिलहाल तो तुम सिर्फ मेरी हो ना। तो सोच रहा हूँ सुबह तो हो गई है, क्यों ना सुबह की थोड़ी डोज भी ले ली जाए। उसकी बात पर चंदा का दिल जोरों से धक धक कर रहा था और राजवेंद्र अब आगे बढ़कर उसके होठों को लॉक कर दिया। एक पल के लिए चंदा की हार्ट बीट ही रुक गई थी। प्रेगनेंसी में अब उसे क्रेविंग होने लगी थी सुबह सुबह के उस प्यार की जिस पर सिर्फ उसका हक था। और कुछ ही देर बाद राजवेंद्र उसे वो प्यार दे भी रहा था। तकरीबन 3 महीने बाद सिसोदिया महल बेहद खूबसूरती से सजा हुआ था, क्योंकि आज वहां पर चंदा की गोद भराई की रस्म होने वाली थी। पूरा महल मेहमानों से भरा हुआ था। हर कोई चंदा का ख्याल भी रख रहा था और साथ ही साथ उसे आशीर्वाद और बहुत सारे तोहफे भी दे रहा था। लगभग से शाम का वक्त था और पहले तो चंदा की नज़रें उतारी गई। उसे झूले पर बिठाकर झूला झुलाया गया और हर किसी ने उसके पास आकर उसके कान में बच्चे के लिए बहुत सारी दुआएं दी और फिर उसके हाथों से पूजा करवाई गई, जिसमें राजवेंद्र भी उसके साथ बैठा था। चंदा का 8वां महीना खत्म होने को ही था और 1-2 दिनों में उसे 9वां महीना लगने वाला था, जिसके बाद इस महल को एक नन्हा राजकुमार या राजकुमारी मिलने को थी। किसी हसीन ख्वाब की तरह बीत रही अपनी जिंदगी में चंदा बेहद खुश थी और वो हर एक दिन गिन रही थी जहां वो उस दिन के और भी ज़्यादा करीब जा रही थी, जहां वो एक नन्हे से बच्चे को इस दुनिया में लाने वाली थी। और फिर आखिर वो वक्त भी आ गया। राजवेंद्र ऑफिस में था। किसी भी वक्त चंदा की डिलीवरी हो सकती थी। उसे पेन हो सकता था, तो धानी को उसने स्पेशली चंदा की देख रेख के लिए ही रखा था। अभी वो अपनी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जा ही रहा था कि उसके फ़ोन पर चंदा के फ़ोन से कॉल आया। उसने कॉल रिसीव की। सामने से चंदा की दर्द भरी आवाज़ आई और फिर धानी ने कुछ कहा, जिसे सुनकर राजवेंद्र के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। जैसे ही राजवेंद्र को धानी ने चंदा के बारे में बताया, वो तुरंत ऑफिस से निकल चुका था और वहीं चंदा भी दर्द से तड़पते हुए गाड़ी में बैठी। 2 दासियों ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था और ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर ऑलरेडी बैठा था। धानी एक और दासी के साथ चंदा को लेकर गाड़ी की बैक सीट पर बैठी और मनोहर जी आगे की तरफ बैठ गए थे। देखते ही देखते उनकी गाड़ी सिसोदिया महल से निकल चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ राजवेंद्र भी इस वक्त गाड़ी ड्राइव कर रहा था और वो सिटी हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था। तकरीबन 15 मिनट में ही वो लोग चंदा को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए थे और डॉक्टर ने भी तुरंत चंदा को एडमिट करते हुए उसकी डिलीवरी का प्रोसीजर शुरू करवा दिया था, क्योंकि चंदा की नॉर्मल डिलीवरी होने वाली थी। जिस तरह का पेन उसे शुरू हो चुका था, उसमें अब सिजेरियन वगैरह की ज़रूरत नहीं थी। नर्स अपना काम कर रही थी और मनोहर जी और धानी दोनों बाहर की तरफ खड़े परेशान हो रहे थे। तभी राजवेंद्र वहां पर आया। इस वक्त वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान था और पैनिक लग रहा था। उसने आते ही मनोहर जी से पूछा, चंदा चंदा कहाँ है बाबा? ये बोलते हुए उसकी नज़र धानी पर भी गई। धानी जल्दी से बोली, डॉक्टर उन्हें अंदर लेकर गए हैं। उन्होंने कहा है कि अब उन्हें रानी साहिबा की डिलीवरी करनी होगी। राजवेंद्र का दिल धक धक कर रहा था। वो अंदर की तरफ जाने लगा। मनोहर जी उसे रोकते हुए बोले, तुम अंदर नहीं जा सकते बेटा, अंदर डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं। राजवेंद्र जल्दी से बोला, लेकिन मुझे जाना होगा बाबा, चंदा को मेरी ज़रूरत होगी। ये बोलकर वो तुरंत अंदर की तरफ आया। अंदर आते ही उसकी नज़र चंदा पर थी और डॉक्टर ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, वो तुरंत आगे आई और बोली, ये क्या कर रहे हैं मिस्टर सिसोदिया, आप यहाँ पर नहीं रुक सकते। राजवेंद्र जल्दी से बोला, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करूँगा, वहाँ साइड में खड़ा हो जाऊँगा, लेकिन प्लीज़ आप लोग मुझे यहाँ पर रहने दीजिए।
आई प्रॉमिस मैं आप लोगों के काम में बिल्कुल भी टांग नहीं अड़ाऊंगा, बस मुझे मेरी चंदा को देखना है। उसकी बात सुनकर डॉक्टर भी अब कुछ बोल नहीं पाए। वो अब वापस से अपने काम में लग गए थे और राजवेंद्र चंदा के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया था। नीचे की तरफ सीट लगी हुई थी जिससे उसे चंदा का बदन नजर नहीं आ रहा था। वो चंदा के चेहरे की तरफ देख रहा था और उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया था। चंदा दर्द से तड़प रही थी, उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी और होठ बिल्कुल सूख रहे थे। वो नीचे की तरफ अपना पूरा जोर लगा रही थी जो डॉक्टर ने उसे लगाने के लिए कहा था। पहले वो हिम्मत हार रही थी, लेकिन अब राजवेंद्र को वहां पर देखकर उसके अंदर एक बार फिर से हिम्मत आ चुकी थी। वो लगातार अपनी उंगलियां राजवेंद्र के हाथ पर कसती जा रही थी और फिर तकरीबन 15-20 सेकंड बाद ही वहां पर एक बच्चे के रोने की आवाज़ गूंजने लगी। वैसे तो किसी बच्चे का रोना सुनकर सबका दिल घबराने लगता है, लेकिन वो रोने की आवाज़ सुनकर चंदा के दिल को सुकून मिल रहा था। आखिर वो अपने राजा साहब के वारिस को इस दुनिया में ले आई थी। बेशक से उसने उसे देखा नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों उसके रोने की आवाज़ सुनकर वो महसूस कर सकती थी कि उसने बेबी बॉय को जन्म दिया है। राजवेंद्र की आंखें गहरी लाल हो चुकी थी। उसे पहली बार अपनी ज़िंदगी में रोने वाली फीलिंग हो रही थी। वो चंदा की तरफ देख रहा था और अब उसने उसके हाथ को चूमना शुरू कर दिया। चंदा के चेहरे पर मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई थी। वो सुकून जो पहले उसके चेहरे पर नज़र आ रहा था अब और भी ज़्यादा गहरा हो गया था। उसने नज़रें राजवेंद्र की तरफ उठाई और मुस्कुराते हुए बोली, शुक्रिया राजा साहब। राजवेंद्र तुरंत बोला, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए चंदा। तुमने जो मुझे दिया है उसके बदले तो मैं बेशक से तुम्हें अपना सब दे दूँ, फिर भी कम होगा। चंदा मुस्कुराते हुए ही बोली, बस पूरी ज़िंदगी यूं ही प्यार करते रहिएगा राजा साहब, और कुछ नहीं चाहिए। उसकी इस बात पर राजवेंद्र अब उसके चेहरे पर झुका और उसने बड़े ही प्यार से उसका माथा चूम लिया था। अब उन दोनों ने नज़रें सामने की तरफ घुमाई जहाँ पर एक नर्स ने उनका बेबी बॉय अपने हाथों में थमा हुआ था और उसे क्लीन कर रही थी। चंदा ने एक बार फिर से अब राजवेंद्र की तरफ देखा। आंखों ही आंखों में उसने कुछ कहा और राजवेंद्र ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। अब वो नर्स के पास आया और उसने नर्स को बेबी बॉय पहले बाहर मनोहर जी के पास लेकर जाने को कहा। चंदा और राजवेंद्र दोनों ही चाहते थे कि उनका बेबी बॉय पहले अपने दादा साहब की गोद में जाए। नर्स ने बाहर आकर बेबी मनोहर जी को दिया और मुस्कुराते हुए बोली, आपको बधाई हो। मनोहर जी ने पहले अपनी जेब से नोटों का एक बंडल निकाला और उसे उस बच्चे पर घुमाकर उस नर्स को दे दिया और फिर वो बच्चा तुरंत अपने हाथों में ले लिया। नर्स ने उन पैसों को संभाला और बोली, शुक्रिया। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई और मनोहर जी अपने हाथ में पकड़े हुए अपने वारिस की तरफ देख रहे थे जो अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन खोल नहीं पा रहा था। उसे देखकर मनोहर जी के चेहरे पर लंबी स्माइल थी। धानी कुछ ही कदमों की दूरी पर खड़ी ये सब कुछ देख रही थी और वो भी दूर से ही बेबी की बलैया लेते हुए उसकी नज़र उतार रही थी। वहीं चंदा अब हद से ज़्यादा थक चुकी थी और उसकी आंखें बंद होने लगी थी। उसे बेहोशी में जाते हुए देख राजवेंद्र पैनिक होने लगा था। उसने तुरंत डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या हो रहा है चंदा को? ये अपनी आंखें क्यों बंद कर रही है? प्लीज़ डॉक्टर कुछ कीजिए ना। डॉक्टर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, इट्स नॉर्मल मिस्टर सिसोदिया, ये नॉर्मल है, अभी कुछ ही देर में इन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि ये नॉर्मल है, लेकिन राजवेंद्र को बेचैनी हुए जा रही थी। उन दोनों ने पहले ही सोचा हुआ था कि जब भी बेबी होगा वो दोनों एक साथ उसे अपनी गोद में लेंगे, लेकिन यहाँ तो चंदा बेहोश हो चुकी थी। अब राजवेंद्र तब तक बच्चे को अपनी गोद में नहीं ले सकता था जब तक चंदा होश में ना आ जाए। तकरीबन 5 मिनट बाद ही डॉक्टर मनोहर जी के पास आ गए थे। उन्होंने बच्चे को लिया और मनोहर जी की तरफ देखते हुए बोले, हमें पहले बच्चे के कुछ टेस्ट करने होंगे, उसके बाद हम बच्चा आपको वापस कर देंगे, बस 5 मिनट का काम है। मनोहर जी तुरंत बोले, ख्याल रखिएगा। डॉक्टर बच्चा लेकर वहाँ से चले गए और अब 5-7 मिनट बाद वापस भी आ गए, लेकिन मनोहर जी हैरान थे कि अभी तक राजवेंद्र बाहर क्यों नहीं आया, जबकि सारे डॉक्टर और नर्स बाहर आ चुके थे। अब उन्होंने खिड़की से अंदर की तरफ देखा। राजवेंद्र चंदा का हाथ अपने हाथ में पकड़कर खड़ा था और अब धीरे धीरे चंदा ने अपनी आंखें खोलनी शुरू की।
मनोहर जी ने अपनी गोद में लिए हुए बच्चे को हल्का सा ऊपर की तरफ उठाया। उन दोनों ने तो अभी बच्चे को नहीं देखा था, लेकिन वो बच्चे को वो दोनों दिखाने की कोशिश कर रहे थे। चंदा को जैसे ही होश आया, राजविंद्र का चेहरा एकदम से खिल गया था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना चंदा? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है क्या? डॉक्टर को बुलाऊं क्या? चंदा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और अपना चेहरा नामे हिला दिया। वो धीमी सी आवाज में बोली, राजकुमार कहाँ है राजा साहब? उसकी बात पर राजविंद्र मुस्कुराया। बिना बताए ही उसे पता चल चुका था कि उसने अपने राजा साहब को राजकुमार दिया है। वो जल्दी से बोला, मैं भी लाता हूँ। ये बोलकर वो बाहर की तरफ जा ही रहा था कि मनोहर जी अंदर आए और उन्होंने नन्हा राजकुमार राजविंद्र की गोद में दे दिया। राजविंद्र की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना दिल ही अपने सीने से बाहर निकालकर अपनी बाहों में ले लिया है। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे और उसे डर लग रहा था कि कहीं वो नन्हा राजकुमार उसके हाथों से गिर ना जाए। मनोहर जी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोले, जब मैंने तुम्हें पहली बार अपनी गोद में उठाया था तो मुझे भी यही डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई गुलाब का फूल अपने हाथ में लिया है और अब मुझे पूरी जिंदगी उस फूल की रखवाली करनी है। सच बताऊं तो मैंने तुम्हें किसी फूल की तरह ही पाला है, बस एक गलती कर बैठा। राजविंद्र तुरंत बोला, चुप हो जाइए बाबा, वो वक्त बीत गया, वो बातें पुरानी हो गई। अब तो बस हमें आगे बढ़ना है। अब मुझे मेरे फूल को संभालना है और साथ में उसे भी जिसने मुझे ये फूल दिया है। ये बोलते हुए उसने चंदा की तरफ देखा। मनोहर जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम दोनों अपना नन्हा राजकुमार संभालो, मैं थोड़ी देर के लिए महल जा रहा हूँ ताकि अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी कर सकूं। इस नन्हे फूल के स्वागत की तैयारी भी करनी है। ये बोलकर वो हंसे। राजविंद्र ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और मनोहर जी वहां से चले गए। चंदा कब से राजविंद्र और अपने नन्हे राजकुमार की तरफ देख रही थी, जो उसे ढंग से दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन वो फिर भी सुकून में थी, ये सोचकर कि उसका वो नन्हा राजकुमार फिलहाल उसके राजा साहब की गोद में है, जहां वो उससे भी ज़्यादा सुकून महसूस कर रहा होगा। उसकी गोद में तो सिर्फ माँ की ममता महसूस करता है, लेकिन अपने बाबा की बाहों में तो वो खुद को बेहद महफूज महसूस कर रहा होगा। दुनिया का सबसे खुदकिस्मत बच्चा उसने वो नन्हा राजकुमार चंदा के राजविंद्र ने अब अपने कदम चंदा की तरफ बढ़ाए। उसका दिल भी इस वक्त जोरों से राजविंद्र ने उसके माथे को बड़े ही प्यार से चूम लिया और बोला, थैंक यू सो मच। चंदा मुस्कुराते हुए बोली, ये बिल्कुल आपकी तरह है राजा साहब। राजविंद्र हंसा और बोला, और मेरा कंपटीशन भी इससे ही होने वाला है। उसकी बातों का मतलब समझते हुए चंदा को हंसी आ रही थी। उसने भी अब हल्की सी करवट लेकर अपने नन्हे राजकुमार का माथा चूम लिया। राजविंद्र ने अपना फ़ोन अपनी पॉकेट से निकाला और फिर उन दोनों की एक पिक्चर ले ली। चंदा उसे घूरते हुए बोली, ये बात तो गलत है, हम दोनों की पिक्चर क्यों? आप भी तो हमारे साथ आइए ना राजा साहब। राजविंद्र मुस्कुराया और अब उसने अपने फ़ोन का फ्रंट कैमरा ऑन किया और फिर खुद भी उन दोनों के ऊपर झुक कर एक खूबसूरत सी पिक्चर ली। चंदा का चेहरा एकदम खिला हुआ था और अब तक उनका बेबी भी अपनी आंखें खोल चुका था। कुछ वक्त यूं ही बीत गया। अचानक ही बेबी ने रोना शुरू कर दिया तो चंदा और राजविंद्र दोनों के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। धानी जो बाहर ही बैठी थी वो तुरंत अंदर की तरफ आई और चंदा की तरफ देखते हुए बोली, क्या मैं डॉक्टर को बुलाकर लेकर आऊं? चंदा ने एक नज़र राजविंद्र की तरफ देखा और फिर अपना चेहरा नामे हिलाकर बोली, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। धानी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वहां से बाहर चली गई। अब चंदा राजविंद्र की तरफ देखते हुए बोली, आप बाहर जाइए ना राजा साहब, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? राजविंद्र उसे घूरते हुए बोला, कैसी बात कर रही हो तुम चंदा? एक तो ये रो रहा है और तुम मुझे बाहर जाने के लिए बोल रही हो। तुम अकेले इसे कैसे संभालोगी? चंदा झट से बोली, मैं संभाल लूंगी राजा साहब, आप बस बाहर जाइए, मुझे पता है इसे कैसे चुप कराना है, मैंने सब सीख रखा है। राजविंद्र मुंह बनाते हुए बोला, तो फिर मुझे भी सिखाओ, जैसे तुम इसे चुप कराओगी वैसे मैं भी इसे चुप कराऊंगा। चंदा को उसकी इस बात पर हंसी आ रही थी। वो अब राजविंद्र को कैसे ही बताए कि वो बेबी को कैसे चुप करवाने के लिए बोल रही थी। वो अब धीमी सी आवाज़ में बोली, अच्छा ठीक है, अगर आपको बाहर नहीं जाना तो बेशक से मत जाइए, लेकिन चेहरा तो दूसरी तरफ घुमा लीजिए। राजविंद्र अब और भी ज़्यादा चौंकते हुए उसकी तरफ देखने लगा।
वो इरिटेट होकर बोला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो चंदा? क्या तुम अब मुझे हमारे नन्हे राजकुमार को देखने भी नहीं दोगी? चंदा परेशान होकर बोली, क्या है राजा साहब, अगर कुछ मैं कह रही हूँ तो आप मेरी बात मान नहीं सकते हैं क्या? अगर मैं कुछ कह रही हूँ तो सोच समझ कर ही कह रही होंगी ना? राजवेंद्र हैरानी से चंदा की तरफ देख रहा था, क्योंकि चंदा ने कभी उसे इस तरह से डांटा नहीं था। अब उसे समझ में आ रहा था कि बड़े बुजुर्ग क्यों कहते हैं कि एक राजा तब तक ही राजा है जब तक उसकी रानी उसके पास ना आ जाए। अगर रानी आ गई तो वो खुद किसी गुलाम से कम नहीं होता। मुंह बनाते हुए उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था। उसके दूसरी तरफ घुमाने के बाद चंदा ने अब थोड़ी सी और ज़्यादा करवट ली और फिर अपने कपड़े को ऊपर की तरफ उठा दिया। उसका बदन भी जोरों से दर्द कर रहा था। सीने में तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे कांटे चुभ रहे हो। वो जानती थी कि ये क्यों हो रहा है। जब वो महल में थी तो उसने बुजुर्ग औरतों से सुना था कि जब एक बच्चा रोता है तो माँ को अपने सीने में खुद ब खुद दर्द होने लगता है। वो भी अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए आतुर होने लगती है। उसने अब अपने सीने को अपने छोटे राजकुमार के मुंह से लगा दिया तो उसने भी तुरंत अपना छोटा हाथ चंदा के बदन पर रखा और जल्दी से दूध पीना शुरू कर दिया। चंदा के चेहरे पर सुकून पसर गया। राजवेंद्र को कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अब उसने पलटकर चंदा की तरफ देखा तो उसे समझ में आया कि चंदा उसे क्यों दूसरी तरफ घूमने को बोल रही थी। राजवेंद्र के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। तकरीबन 15-20 मिनट बाद डॉक्टर केबिन में आए। अब तक बेबी ने दूध भी पी लिया था। नर्स ने चंदा से इन सब चीज़ों के बारे में पूछा तो चंदा ने बता दिया कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। डॉक्टर राजवेंद्र की तरफ देखते हुए बोले, अगर आप चाहें तो अपनी वाइफ को कल सुबह तक घर लेकर जा सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी थी तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बस इनके खाने पीने का ख्याल रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें हेल्दी चीज़ दीजिएगा। राजवेंद्र ने अपना सिर हिलाया और डॉक्टर वहाँ से चले गए। अब चंदा और राजवेंद्र दोनों बेताब थे घर जाने के लिए। कब वो अपने नन्हे राजकुमार को लेकर अपने घर जाएंगे, और ये बेताबी उन दोनों की आंखों में साफ नजर आ रही थी। अगले दिन सुबह का वक्त तकरीबन 11 बजे। पूरा महल खूबसूरती से सजा हुआ था। बाहर की तरफ ढोल नगाड़े बजे हुए थे। राजवेंद्र और चंदा दोनों दरवाजे पर थे और एक दासी जो उम्र में काफ़ी बड़ी थी वो चंदा और राजवेंद्र की आरती उतार रही थी। राजवेंद्र ने अपनी गोद में अपने नन्हे राजकुमार को लिया हुआ था। आरती के बाद वो दोनों अंदर आए और फूलों की वर्षा से पूरे ज़मीन को भर दिया गया। पूरे जैमपुर में ही मनोहर जी ने मिठाइयाँ और कपड़े बंटवाने शुरू कर दिए थे। हर गरीब को ज़रूरत का सामान दिया जा रहा था। एक तरफ से तो जयपुर के लोगों के लिए ये दिन किसी दिवाली से कम नहीं था। मनोहर जी ने उन तीनों की नज़र उतारी और फिर नोटों की गड्डी दासी की तरफ बढ़ा दी। कुछ देर बाद चंदा बिस्तर पर बैठी थी और उसकी गोद में उसका नन्हा राजकुमार था जो एक बार फिर से दूध के लिए रोने लगा था। तभी राजवेंद्र अंदर आया। आज तक वो कभी किचन में नहीं गया था, लेकिन आज वो स्पेशली किचन में गया और दूध की बोतल लेकर अब वो वापस चंदा के पास आया था। जैसे ही चंदा बेबी को अपना दूध पिलाने लगी, राजवेंद्र ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, रुको रुको, देखो मैं इसके लिए क्या लेकर आया। चंदा ने उसके हाथ में पकड़ी हुई दूध की बोतल की तरफ देखा और फिर मुंह बनाते हुए बोली, ये क्या है राजा साहब? राजेंद्र जल्दी से बोला, तुम इसे कितना दूध पिलाओगी चंदा? ऐसे तो तुम्हें पूरी रात जागना पड़ेगा, इसलिए मैंने सोच लिया है कि हम इसे बोतल की आदत भी लगाएंगे। जब तुम रात को आराम से सो रही होगी तो मैं इसे बोतल से दूध पिला सकूं। उसकी बात पर चंदा ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया था। कितनी आसानी से राजवेंद्र ने उसे अपनी बातों के जाल में फंसाना शुरू कर दिया था। राजवेंद्र मुंह बनाते हुए बोला, ऐसे क्या देख रही हो? चंदा ने वो बोतल उसके हाथों से ली और साइड में रखते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, इसे जब भी दूध पिलाना होगा तो मैं ही पिलाऊंगी। हमारा राजकुमार बोतल से दूध बिल्कुल नहीं पिएगा। राजवेंद्र ने अपना मुंह बनाया। चंदा को राजवेंद्र के चेहरे पर जलन साफ नजर आ रही थी। वो कभी राजवेंद्र को देखती तो कभी चेहरा झुकाकर अपने गोद में पकड़े हुए उस नन्हे राजकुमार की तरफ जो बिल्कुल मासूम था, लेकिन वो गया अपने बाबा पर था। वो भी अपना हक बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला था। ये सब सोचते हुए चंदा हंस रही थी और उसे हंसते हुए देख राजवेंद्र मुस्कुरा रहा था। कुछ देर बाद राजवेंद्र और चंदा दोनों बिस्तर पर थे और उनका नन्हा राजकुमार उनके बीच सोया हुआ था। लेकिन अचानक ही राजवेंद्र अपनी जगह से उठकर चंदा की तरफ आया।
उसने बेबी को थोड़ा साइड किया और फिर खुद चंदा के बगल में लेट गया। चंदा भी उसकी आगोश में सिपट गई। वो उसके सीने पर अपना सर रखते हुए बोली, शुक्रिया राजा साहब। राजवेंद्र हंसकर बोला, कितनी बार शुक्रिया कहोगी चंदा, तुम्हारा तो शुक्रिया कहने का कोई हक ही नहीं बनता, क्योंकि शुक्रिया तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और मुझे संभालने के लिए। तुम छोटी थी मुझसे, लेकिन तुम्हारा आंचल मुझे संभालने के लिए कभी छोटा नहीं पड़ा। सोचा नहीं था वो लड़की जिसे मैंने खुद से दूर रहने के लिए कहा, किसी दिन वो मुझे मेरी धड़कनों से भी ज़्यादा प्यारी हो जाएगी, मुझे उससे मोहब्बत हो जाएगी। चंदा भी मुस्कुराते हुए बोली, आपको पता है, मैंने सुना था मोहब्बत दर्द देती है। हाँ, थोड़ी सी तकलीफ तो इस मोहब्बत में भी हुई, लेकिन सच में मोहब्बत बेदर्द बिल्कुल नहीं है, बल्कि मोहब्बत तो सुकून है राजा साहब। वो सुकून जो अगर किसी को मिल जाए तो फिर कोई दर्द भी दर्द सा नहीं लगता। इस मोहब्बत के लिए शुक्रिया राजा साहब। ये बोलते हुए उसने अपनी बाहें राजवेंद्र की पीठ पर और भी ज़्यादा कस दी थी। राजवेंद्र ने भी उसके माथे को चूम लिया। तकरीबन 21 दिन बाद चंदा और राजवेंद्र दोनों हवन कुंड के सामने बैठे थे और मनोहर जी ने नन्हे राजकुमार को अपने हाथ में लिया हुआ था। पंडित जी ने उनसे राजकुमार के नामकरण के बारे में पूछा तो मनोहर जी मुस्कुराते हुए बोले, इसका नाम होगा कुंवर रचित सिसोदिया। अपने नन्हे राजकुमार का नाम सुनकर राजवेंद्र और चंदा दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और इस वक्त पूरे महल में शहनाइयाँ बजा दी गई थी। हर तरफ खुशी का माहौल था और अब मनोहर जी ने रचित के गले में सोने की एक चैन डाली। रचित भी अपने हाथ पैर चलाने लगा था, जैसे बता रहा हो कि उसे अपना नाम बहुत ज़्यादा पसंद आया। नामकरण की रस्म के बाद मनोहर जी ने एक बार फिर से सभी दास दासियों को खुशी से तोहफे दिए और पूरे जयपुर में एक बार फिर से मिठाइयाँ बंटवा दी गई थी। पूरा दिन महल में लोगों का आना जाना चलता रहा। सब लोग कुंवर रचित सिसोदिया को देखने के लिए आ रहे थे और उसके लिए बहुत सारे तोहफे भी ला रहे थे। पूरा दिन यूं ही बीत गया और अब रात का वक्त। रचित बिस्तर पर आराम से सोया हुआ था और चंदा बालकनी में खड़ी थी और चांद को देख रही थी। तभी दरवाज़ा खुला और राजवेंद्र अंदर आया। उसने एक नज़र रचित को देखा और फिर सीधा बालकनी में चंदा के पास आ गया। पिछले 21 दिनों से राजवेंद्र चंदा के करीब भी नहीं गया था, क्योंकि जब तक रचित की नामकरण की रस्म नहीं हो जाती तब तक वो लोग एक दूसरे के ऊपर अपना प्यार नहीं जता सकते थे। लेकिन अब राजवेंद्र अपनी चंदा पर अपना प्यार पूरी तरह से लुटाने वाला था। बालकनी में आकर उसने पीछे से उसे अपनी बाहों में भरा और बोला, तुम सोच नहीं सकती हो चंदा, मैं कितना तड़प रहा हूँ तुम्हें प्यार करने के लिए। चंदा उसकी तरफ घूमी और बोली, आपसे ज़्यादा मैं तड़प रही हूँ राजा साहब, आपका प्यार महसूस करने के लिए। उसकी बात पर राजवेंद्र मुस्कुराया और अगले ही पल उसने चंदा को अपनी गोद में उठा लिया था। वो उसे लेकर बिस्तर पर आया, जहाँ पर एक किनारे पर रचित सो रहा था। उसके लिए बेड पर अलग से साइड्स लगाई हुई थी ताकि वो गिर न जाए। और अब राजवेंद्र चंदा पर झुका और फिर धीरे धीरे वो दोनों अपने प्यार में खोने लगे थे। बाहर चांद पूरा चमक रहा था और राजवेंद्र और चंदा दोनों भी पूरी तरह से अपने प्यार में डूबे हुए थे और ये प्यार पूरी जिंदगी यूं ही रहने वाला था। बहुत तकलीफों और बहुत परीक्षाओं के बाद राजवेंद्र और चंदा ने एक दूसरे को पाया था और आज रचित को पाकर उनका परिवार पूरा हो गया था। लेकिन अब दोनों के चेहरे पर सिर्फ सुकून था, एक दूसरे के साथ होने का सुकून, एक दूसरे के प्यार का सुकून, एक दूसरे को पूरा करने का सुकून। आज कहानी का लास्ट पार्ट था। कमेंट बॉक्स को आप लोग अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिएगा कि ये पूरी कहानी आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ आगे आने वाली और दूसरी कहानियों पर आप लोग अपना प्यार बनाए रखेंगे। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।